देखिए, अभी तक हमने जो है चैप्टर 8 और 9 कर लिया है हाई स्कूल की मैथ का, जो एनसीईआरटी में है। अब एक्सरसाइज हम जो है 1.1 कराएंगे, यानी चैप्टर 1 कराएंगे, और इसके बाद इसके सारे पार्ट कराएंगे। अभी तो जो है फिलहाल रियल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और पहली एक्सरसाइज आपको कराएंगे। इसके बाद आपको हम दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि हमको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। जब तक रियल नंबर नहीं पता होगा तो हम अपने क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पाएंगे क्या पूछना चाहता है। तो जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, ठीक। रियल नंबर ही फर्दर डिवाइड होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे, ठीक है। और रैशनल नंबर फिर फर्दर डिवाइड होता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर। फिर उसके बाद क्या होता है, जो इंटीजर नंबर होता है वो फर्दर डिवाइड होता है निगेटिव नंबर, होल नंबर। इसके बाद क्या होता है, जो होल नंबर होता है वो डिवाइड होता है जीरो और नेचुरल नंबर। तो जितने भी नंबर हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी रियल नंबर हैं सब जो है मेरे नंबर रियल नंबर हैं। लेकिन इनमें रियल नंबर में जब फॉर्गेशन तो मतलब डिवाइड होता है तो उसमें होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर तो नहीं डिवाइड होता, लेकिन रेशनल नंबर डिवाइड होता है नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर। इसके बाद नॉन इंटीजर रेशनल नंबर नहीं डिवाइड होता, इंटीजर नंबर डिवाइड होता है। इंटीजर नंबर डिवाइड होता है तो निगेटिव नंबर, होल नंबर। और फिर उसके बाद निगेटिव नंबर नहीं डिवाइड होता है, कौन नंबर डिवाइड होता है, होल नंबर। होल नंबर भी जीरो अलग हो जाएगा, बाकी नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो यही हमने आपको बताया कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा रियल नंबर है वो जितना भी है, जितने भी पार्ट हैं सब रियल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या है, मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर है, ठीक। एक नेचुरल नंबर है, फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें जब हम जीरो ऐड कर लेते हैं तो तुम्हारा होल नंबर बन जाता है। यानी जैसे 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है निगेटिव नहीं होता है। जब निगेटिव नहीं होता है तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद इसमें जो होल नंबर क्या है, जब जीरो नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो ये तुम्हारा होल नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर में जो होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता। तो इसमें जब निगेटिव वाले पार्ट भी ऐड कर दिए जाएँ तो तुम्हारा इंटीजर हो जाता है, ठीक। अब इंटीजर के बाद क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिनको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 5/6, 1.5, 3.78, 6/9, ये जो है तुम्हारे रैशनल नंबर हैं। ये इसमें जो क्यू होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, -√2, -31, -√2 या +√2, ये जो तुम्हारे होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। यानी इन नंबर को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक। इस वजह से इरेशनल। अब सारा पार्ट जो है सब कुछ जो मिला के बनेगा वो मेरा रियल नंबर बनेगा। यानी रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, निगेटिव इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, ये सब आएंगे, ठीक। अब हमारा क्या है, इसमें देख लो, जैसे रियल नंबर हम लेते हैं तो पाई भी आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू जो हमारी होती है समथिंग 2.09 करके समथिंग होती है। तो 2 से ज़्यादा होती है, 3 से कम होती है। इतना ई की वैल्यू जब हम मानेंगे, जो ई है वो 2 से तो ज़्यादा होगा लेकिन ई से कम होगा, मतलब 3 से कम होगा। 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, -2 पाई भी आ जाएगा, ठीक। और इसमें रियल एल्जेब्रिक नंबर जो बताएंगे ये बता देंगे √2, -√3, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 + √5/2। रेशनल नंबर में बता देंगे जो 1/2, -2/3, 2.25,
इंटीजर बता देंगे तो माइनस, -2, -3, और उसके बाद प्लस वाले भी नेचुरल नंबर बता देंगे तो जितने प्लस हैं जीरो को हटाते हुए नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर आता है नेचुरल नंबर। जब जीरो ऐड हो जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो अब ये रियल नंबर के लिए बता दिया कि रियल नंबर तुम्हारा होगा माइनस जीरो से, तो जीरो के इस लेफ्ट राइट साइड जो होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और जीरो के जो लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव होगा। यानी इसकी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। और यहाँ पर देखो हमने बताया था कि ई की वैल्यू जो है 2.5 से भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे 2 पॉइंट हमने बताई थी 0.9, ये नहीं, यानी ई की वैल्यू को तुमको जब कभी हो तो ये याद रखना कि ई की जो वैल्यू है मेरी वो 2 और 3 के बीच में है, 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी का मतलब ये हुआ कि 2.5 से भी बड़ी है, ठीक। और जो पाई की वैल्यू आती है 3.14 होती है, इसका मतलब 3 से बड़ी है, 4 से कम है। और √2 की वैल्यू जो होती है 1.14 कुछ समथिंग होती है। तो ये जो √2 की वैल्यू होती है 1.41 ऐसे करके होती है। तो ये जो √2 आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। तो रियल नंबर में तुम्हें पता चल गया कि रियल नंबर क्या होता है। अब आप लोगों को देखना है कि कुछ ये जिससे नोटेशन हो कि मतलब जैसे एन लिखा जाता है, कहीं कहीं पर एन लिख दिया जाता है, तो कैपिटल एन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ज़्यादातर जब कैपिटल एन लिखा होगा या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि नेचुरल नंबर है, अगर नहीं मेंशन करता तो वो आप नेचुरल नंबर मान के चलेंगे कि ये नेचुरल नंबर बता रहा है। कि ये जो जैसे कह देता है कि क्वेश्चन में यक्स बिलोंग, यहाँ पे लिख दें यक्स बिलोंग्स कैपिटल एन। अब इतना लिख दिया इसने, क्वेश्चन में नहीं बोला कि नेचुरल नंबर है क्या है, तब अगर नहीं बोलता तो ये नेचुरल नंबर होगा, अगर बोल देता तब तो होता ही, लेकिन नहीं बोलता तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो कैपिटल एन से नोटेशन होता है वो मेरा नेचुरल नंबर से होता है, ठीक है। अगर कोई जैसे मान लेते ये बोल देता इंटीजर है, तब तो तुमको इंटीजर मानना पड़ेगा, और नहीं बोलता तब तुमको नेचुरल नंबर मानना पड़ेगा। अब आपको क्या है कि होल नंबर चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो होते हैं जब नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो तुम्हारा होल नंबर बन जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो है नेचुरल नंबर है। अब जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो तुम्हारा होल नंबर हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है क्या, ZRI। आई का मतलब हो गया इंटीजर, जेड का मतलब भी इंटीजर हो गया। मतलब इंटीजर को जब डिनोट करेंगे तो नोटेशन जो इनका लिखेंगे या तो आई लिखा होगा या फिर जेड लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर के विषय में बताया था कि जब होल नंबर में निगेटिव वाला पार्ट भी इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। यानी यहाँ तक तो मेरा होल नंबर है 0 से 1, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और इसके बाद हमने -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो जब इसको इंक्लूड कर लिया ना हमने तो ये मेरा हो गया इंटीजर, ठीक। अब बात आती है कि जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, अगर जेड की पावर प्लस लगा दिया गया, या क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जो हम लोग ले रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो निगेटिव पे नहीं जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो भी नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में तुम्हारा 1 2 3 डॉट डॉट ये एन से डिनोट कर सकते हैं। यानी जो अगर पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, जो हमारे नेचुरल नंबर है वही तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अब बात आती है निगेटिव इंटीजर की। तो निगेटिव में जब करेंगे तो जेड की पावर माइनस कर देंगे, ये नोटेशन है कि इससे नोटेशन किया जाएगा। तो अब इसमें क्या है, निगेटिव में -2 -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जेड नॉट या जेड जीरो कहा जाए, तो इसमें सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर, यानी अगर जेड जीरो कह दिया गया है तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं जेड जीरो को छोड़ के, अगर ये नोटेशन आया है क्वेश्चन में तो जेड जीरो को छोड़ के जितने भी होंगे तो वो तुम्हारे नॉन जीरो इंटीजर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर तुमसे कह देगा क्वेश्चन भी कि नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मतलब हुआ कि जीरो को नहीं इंक्लूड करना, जीरो को इंक्लूड नहीं करना तो +-1 भी ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, +-3 भी ले सकते हैं। यानी प्लस की ओर जाएंगे तो +1 2 3 माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, और माइनस की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन जीरो इंटीजर। अब बात आती है क्यू। क्यू क्या है, क्यू को जो हम नोटेशन मानते हैं जो कैपिटल क्यू का है वो हम मानते हैं कि रैशनल नंबर है। मतलब
कैपिटल क्यू अगर क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में बोल दिया गया कि रैशनल नंबर है, नहीं भी बोला जाता तो हमको ये इस क्यू कैपिटल क्यू दिया हुआ है तो ये एज्यूम करना होगा जब तक कोई चीज़ मेंशन ना हो। मेंशन हो गई कि अगर ये फला नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो वही मानेंगे। अगर नहीं मेंशन तो हम मानेंगे कि रैशनल नंबर है। वैसे तो रैशनल नंबर लिख के ही देगा, लेकिन अगर नहीं होता तो रैशनल नंबर मानेंगे। और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में। और क्यू के लिए ये बताया गया है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? अगर हम जीरो रख देंगे, मान लो जैसे मान लेते पी दिया है, पी के डिवाइड हम लिख देते हैं जीरो, पी डिवाइड बाई जीरो। तो जब जीरो लिख देंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये किसी के डिवाइड पे जीरो होता है तो तुम्हारा अनडिफाइन हो जाता है। जब अनडिफाइन हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। तो रैशनल नंबर में पी बाई क्यू तुम्हारा जो है, और जो क्यू के विषय में बताया जा रहा है कि ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, आई लिखा है, इंटीजर होगा तभी बनेगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा आई, या तो पॉजिटिव, लेकिन जीरो नहीं लिया जाएगा, जीरो नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब बात आती है कि रियल नंबर क्या है। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जितने भी हैं, पी क्यू आर एस सब कुछ मिला दो तो वो तुम्हारा रियल नंबर हो जाएगा। जो भी नंबर है वो रियल नंबर तो है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कि रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर हटा दिया जाए। रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर हटा दिया जाए तो हमारा जो नंबर बचेगा, रियल नंबर में अगर रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो जो नंबर बचेगा वो इर्रेशनल हो जाएगा। रियल नंबर में रैशनल नंबर हटा दिया जाए तो जो नंबर बचे, क्यू का है, क्यू को हमने बताया था, तुम्हारा जो क्यू था कैपिटल क्यू क्या था, रैशनल नंबर था। अब जब रियल नंबर में हम रैशनल नंबर हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल देख लो, √2, √3, √5, ये माइन डॉट डॉट पाई, ई लॉग ई, ये जो भी हैं इर्रेशनल नंबर है। तो इतना पता हो गया। अब तुमको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक बात और, एक इसमें भी देख लो कि जो रियल नंबर है सब इंक्लूड है रियल नंबर में, जबकि इर्रेशनल और रैशनल अलग अलग हो जाते हैं। यानी रियल नंबर होगा, रियल नंबर जब डिवाइड होगा तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर में आएगा। फिर उसके बाद रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर में जाएगा और होल नंबर में जाएगा और नेचुरल नंबर में जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो रियल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है तुमको एक्सरसाइज का जो है 1.1 का, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपना बताया फार्मूला कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं जब हमको 2 या 3 4 5 जितने भी नंबर कोई दिए हुए हैं उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका ये तरीका होता है, दो नंबर जो दिए गए हैं, कोई भी दो से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, उनमें जो सबसे छोटा होगा, जो स्मॉल होगा उसको लेंगे और जो बाकी नंबर है उनमें डिवाइड करके देखेंगे। तो इन्होंने ये फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास कोई इंक्लूड नंबर है, मतलब उन्होंने ये फार्मूला बताया था, कोई नंबर हमको दिया है, जैसे हमको दिए गए नंबर 135 एंड 225। अब इसमें तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है किन किन, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो दोनों का कंपेयर करोगे, दो नंबर जब कंपेयर किए जाएंगे उसके बाद इनमें जो कम होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो 135 छोटा है एज कम्पेयर टू 225 से, तो यहाँ से जब डिवीजन करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 135 आया। फिर उसके बाद ये तुम्हारा जब रिमाइंडर आया कितना है, 90 आया। और हमको जब तक करना है जब तक रिमाइंडर में जीरो ना आ जाए। तो पहला तो हमने देखा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ये जो है जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 135 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इन प्लस क्या है, ये जो एडिशन है, यानी जब इसको करोगे तो ये तुम्हारा बराबर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया पहली कंडीशन। अब इसके बाद जो तुम्हारे पास ये रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर का यूज करना है
और जिससे तुमने डिवाइड किया था पहले, अब उसको डिवाइजर बना देना है। तो यहाँ पे 90 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, जो 90 को डिवाइड, जो 135 है उसको 90 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आया है और जो पहले हमने जिससे डिवाइड किया था उस पर हमें अब उसको डिवाइजर बनाना है, और जो रिमाइंडर आया उसको डिविडेंड बनाना है। तो डिवाइड, जो तुम्हारा डिवाइड करेंगे 90 से 135, और ये जब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा एक बार में जाएगा, और ये इसमें 90 आएगा, और इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब इसमें फिर हमने देखा कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो है 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90, कितनी बार में गया था, एक बार में, कितना रिमाइंडर आया वो ऐड कर दिया। ठीक, फिर दूसरा, अब हम क्या करेंगे, अब इस बार हमको जो जिससे भाग देना है कौन सा है, भाग देने का मतलब वो जिस जो डिवाइजर है मेरा वो ये आ जाएगा, किसमें देना है वो डिविडेंड हो गया, तो ये हो गया 90। तो अब हमें क्या है 90 को 45 से भाग देना है, तो 45 से जब भाग देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया। अब ये रिमाइंडर जीरो आ गया, जिससे ये रिमाइंडर जीरो आया है तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 90 इज इक्वल टू 45 प्लस इंटू 2 प्लस जीरो, यानी जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा इनका 225 और 135 का, वो कितना हो जाएगा 45। या फिर हम कह सकते हैं एचसीएफ जो 135 और 90 का 45, एचसीएफ 90 और 45 का 45। तो हमारे इनका जो फार्मूला था, इन्होंने जो अपनी एल्गोरिथम दी थी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो थी, उन्होंने ये कहा था जो दो नंबर हैं या फिर दो से भी ज़्यादा हो उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे बाकी नंबरों को डिवाइड करेंगे या किसी एक को डिवाइड करेंगे। ठीक, किसी एक को डिवाइड करने के बाद जब हम देखेंगे जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो वो जो नंबर जिस नंबर से हमने डिवाइड किया वो तो मेरा सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर जो बचा है उसको पहले जिससे डिवाइड किया था अब उसको उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। जब तक रिमाइंडर जीरो मेरा नहीं आएगा जब तक हम उसको ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। तो इससे जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जिस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया है वही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। इन्होंने ये बताया था। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सेम क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है इसका। जो सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड पार्ट में इसने दिया था कि 196 एंड 38220 यानी 196 एंड 38,220। जब इसको हम सॉल्व करना है तो हमें बताना है एचसीएफ कितना आएगा। तो सेम प्रोसेस 196 कम है 38220 से, तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। देख लो सेम प्रोसेस में ये हमारा कम है 196 3822 से, तो हमें क्या करना है, अप्लाइड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि 3822 को जो है डिवाइजर मानेंगे और जो मिनिमम है उसको उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, तो हमने क्या किया कि 196 को 196 से 38220 को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो पहला एक बार में जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 196। इससे जब सॉल्व करेंगे तो इसका 2 कैरी लेंगे, 2 कैरी लेने के बाद देखेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में आएगा 176064। फिर उसके बाद इसको जब कैरी करेंगे तो मेरा आएगा 98, फिर 0 कैरी आया, फिर उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा तो ये तुम्हारा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ आ गया वो मेरा रिमाइंडर जब 0 आ गया तो वही उसी जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वही तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 196 तुम्हारा एचसीएफ हो गया किसका, तुम्हारा 196 एंड 38220 का जो एचसीएफ हो गया 196 हो गया। ठीक, यही इनका प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में 867 दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है 255 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि एचसीएफ बताना है, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है,
255 से 867 को डिवाइड करना है। 8607 को जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा पहले जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो ये तुम्हारा बचेगा 765 आ गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, यानी जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, बल्कि रिमाइंडर आ रहा है 102। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 225 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 102। जब इसको करेंगे तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड करेंगे किसको, 250 को, जो पहले डिवाइडर था, डिविडेंड था। अब इसके बाद क्या है, 102 जो है हम इसको डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड करेंगे किसको, 255 को, जो पहले था, जिससे पहले हमने डिवाइड किया था। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 2 बार में जाएगा तो ये हमारा आएगा 204, यानी इसको जब घटाएंगे तो 51 आ गया। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस बार 51 से डिवाइड करेंगे किसको, जो पहले हम जिससे पहले हमने डिवाइड किया था, यानी 102 को। तो 51 से जब डिवाइड करेंगे 102 को तो 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 आ गया, यानी जो हमारा एचसीएफ आ गया इन दोनों का। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा जिस वैल्यू पे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 51 जो है मेरा एचसीएफ हो गया किसका, 867 का और 255 का। ये मेरा आंसर हो गया। इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि जब जो दो वैल्यू दी गई हैं आपको, 2 दी गई हो, 3 दी गई हो, कितनी भी दी गई हो, उनमें जो सबसे छोटी होगी उससे डिवाइड करेंगे रिमेनिंग में। डिवाइड करने के बाद हमको क्या करना है, जो मेरा रिमाइंडर बचा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हमने डिवाइड किया वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है, जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को जिससे पहले हमने डिवाइड किया था, अब उस रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है। उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो फिर देखेंगे 0 आ गया। अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर तो हमें क्या करना है, फिर रिपीट करना है यही प्रोसेस। तो जब तक रिपीट करना है जब तक मेरा 0 नहीं आ जाता। ठीक, अब क्या है, अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आपको क्या करना है कि शो करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5। अब इसके बाद तुमको इस रूप में लिखना है। इसमें क्यू जो है क्या, सम इंटीजर है, कोई सब इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब होता है प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस और तुम्हारा प्लस माइनस भी हो सकता है, 0 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर 0 भी इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा ये जो पार्ट है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में तुम्हें प्लस वाला ही यूज करना है, माइनस वाला लेना ही नहीं है। ये तुम्हें बताना है कि जो हम यूज करेंगे सम इंटीजर को, इनके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको देख लो सॉल्व करने का तरीका। इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि जो हमको दिया है ऑड, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है ना, अगर किसी इवन में कोई ऑड ऐड होगा तो तुम्हारा क्या आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हो कि हमारे पास 3 है और ये 6 है, 6 जो इवन है, 6 जो है वो इवन है। अब आपको 6 में 3 ऐड करना है। जब 6 में 3 ऐड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी इवन में ऑड ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 9 आएगा समेशन करने के बाद। तो 9 आया, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी ऑड में इवन नंबर ऐड करते हैं तो मेरा ऑड आता है। इसी वजह से देखो यहाँ पे 1 3 5 जो है ये ऑड है। इसका मतलब जो हमको दिया गया है वो ऑड इंटीजर दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि ए जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन में दिया ही नहीं। अगर निगेटिव दिया होता तो निगेटिव को भी इंक्लूड करते हैं। और आर को मान लेते हैं कि पॉजिटिव है ऑड इंटीजर। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू तुम्हें 1 और 5 के रूप में लिखनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है 1 3 5, अब इसके आगे 7 होता तो यहाँ पे 7 लगा देते। इनकी जो इससे रेंज बता रहा है, जो तुम्हारा आर है वो तुम्हारा रेंज करेगा, इस पार्ट में हमको आर रखना है, वो तुम्हारा होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसकी रेंज होगी 1 को इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें क्या है, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। इसके लिए क्या है, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर। इन्होंने ये बताया था, जैसे हमने अभी अलग अलग डिवीजन करके कर रहे थे ना, जो रिमाइंडर आ रहा था, तो ये जो है, जो तुम्हारा डिवाइजर और इसके बाद जो डिविडेंड आया और जो रिमाइंडर आया,
तो ये जो रिमाइंडर लिखा है ये रिमाइंडर है मेरा, यहाँ पे 3 है, 1 है, 5 है, तो इसको हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर, वही तो है यहाँ पे, यही हमको लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इनका जो फार्मूला जब हमने यूज किया था अभी तक क्वेश्चन में, तो हमारा क्या जो आंसर बन रहा है, जैसे 250 लिखे थे, 225 और 135, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे थे कि जब आंसर 255 को हम लिख रहे थे, एक पेन सही नहीं चल रहा यहाँ पे, ये हम ऐसे लिख रहे थे ना कि 135 इंटू 1 प्लस क्या लिख रहे थे, जो रिमाइंडर आ रहा था, वही तो है यहाँ पे ये, ठीक, वही फॉर्म बन गया, वही ये बन गया है, तो इसी को लिखना है, तो हमने एक जनरल फॉर्म मान लिया कि a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे r की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, r की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे, r की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे, क्योंकि निगेटिव और इंटीजर है ना, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, और जब r की वैल्यू 5 रखेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 क्यू प्लस r, तो इसका जो जनरल फॉर्म बन गया ये, यही तो मेरा आंसर है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म बन गया, ठीक। तो अब इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जनरल फॉर्म है वो हमारा क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, इसमें r की वैल्यू जो हमारी वेरी करेगी, r को 1 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑड इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख दिया हमने पहले आंसर इसके ऑफ, जो आर की वैल्यू है उसको वेरी करा के सब सारे पार्ट में दिखा देंगे कि 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू दो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 रखेंगे तो क्या आएगा, ये सब दिखाएंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो आपका एक आर्मी कॉन्टीजेंट है, जिसमें आर्मी का जो कैंप मान लो उसमें 616 मेंबर हैं, यानी 616 नंबर हैं, उनका एक मार्च निकालना है आर्मी बैंड में, जिसमें 32 मेंबर होने चाहिए परेड में। अब आपको कह रहा है कि द टू ग्रुप आर टू मैच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दो ग्रुप बनाने हैं जिसमें कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी अगर एक में 10 कॉलम है तो दूसरे में भी 10 कॉलम होने चाहिए और तीसरे में भी 10 कॉलम होने चाहिए। तो हमको ऐसे दो ग्रुप बनाने हैं कि लाइन में नंबर जो कॉलम में है, एक कॉलम में जो नंबर है आर्मी के जो जवान है मेंबर हैं, एक कॉलम में 10 हो सकते हैं, एक कॉलम में 9 हो सकते हैं, एक कॉलम में 6 हो सकते हैं, दो ही कॉलम बनाने हैं। मान लेते हैं एक कॉलम में 10 बच्चे ले लिए, आर्मी के जवान ले लिए, दूसरे कॉलम में हम 8 भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम टोटल कॉलम बनाएंगे, टोटल कॉलम यानी एक में 10 कॉलम बनाया है तो दूसरे में भी 10 कॉलम होने चाहिए। मेंबर नहीं डिपेंड करता कि कितने मेंबर हैं उसमें एक कॉलम में, किसी में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हमको कॉलम जो बनाने हैं वो सेम बनाने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा जो है नंबर ऑफ कॉलम होगा। कॉमन क्या हो सकता है, यानी एचसीएफ जब इन दोनों का निकाल लेंगे तो वही हमारा कॉमन होगा दोनों में, दो नंबरों पे। तो इसका मतलब जो इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल देंगे वही हमारा जो हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे 24 ले लेते हैं, 24 बच्चे हैं। अब 24 को हम क्या करते हैं, दो दो कॉलम बनाने हैं, तो एक कॉलम में हम लिख देते हैं कि जैसा एक कॉलम बनाया उसमें 4 2 बच्चे दे दिए, दूसरे कॉलम में बनाया तो उसमें हमने दे दिए 6 बच्चे, तो ये 2 कॉलम बन गए, ठीक। अब रिमेनिंग मेरे पास कितने बचे, 6 2 8 16 बचे, 16 में तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे उसमें 8 8 बच्चे दे देंगे, तो कॉलम तो 2 ही हुए ना, संख्या से मतलब ही नहीं हमको, तो जो इनमें जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ जो होगा वही तुम्हारा कॉमन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ये थोड़ा रफ कर दें, रफ ही नहीं हो रहा।
ये रफ नहीं हो पा रहा। तो क्या है, इसका इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए देखो क्या करना है। तो वही एचसीएफ निकालने के लिए जो उनको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो दी थी उसी का यूज करना है। 32 और 616 में जो छोटा होगा, जो स्मॉल होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है, आर्मी के जो मेंबर हैं कितने हैं, 616, और एक बैंड में 32, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर 32। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों में जो सेम कॉलम रखने हैं, तो सेम कॉलम के लिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 616 में और 32 में, तो हम देखेंगे 32 जो है मेरा 616 से कम है, तो 32 को डिवाइड कर देंगे किस 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो पहला एक बार में जाएगा 1 टाइम्स, तो 31 32, इससे आएगा 29, 6 कैरी आया, और इसका देखेंगे तो 9 बार में जाएगा 288 डिवाइड बाई, जब घटाएंगे तो रिमाइंडर मेरा 8 आ गया, रिमाइंडर 8 आया, रिमाइंडर हमको 0 चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा 32 है वो इसका एचसीएफ नहीं है। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर 0 लेना है। कैसे निकालना होगा, जो जो तुम्हारा रिमाइंडर आया उसको तुम यहाँ पे रखोगे, यानी उससे डिवाइड करोगे किसको, जो इससे पहले जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। तो यानी 32 से हम डिवाइड कर रहे थे 616 को, अब उसको जो रिमाइंडर बच के आया उससे डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 30। जब इसको करेंगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा 32, यानी रिमाइंडर में 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यही जो रिमाइंडर निकल के आया है यही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये पता चल गया कि जो मेरा एचसीएफ है या जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 8 होंगे। तो एचसीएफ जो आया इसका 616 और 32 का, तो 8 आया, इसलिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो तुम्हारे 8 होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, वही एल्गोरिथम जो सेम फार्मूला है, आपको शो करना है क्या, अगर इस फॉर्म को लिखना है और आपको शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m आर 3m प्लस 1। मतलब आपको वही फॉर्म लिखना है जो अभी हम लिख रहे थे, कि जैसे a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लिख रहे थे, तो वही फॉर्म लिखना है a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो उसमें इसकी जगह इस रूप में लिखना है आपको, लेकिन ये कह रहा है कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसका पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं, तो ये आपको शो करना होगा। हाँ लिख सकते हैं, कैसे करते हैं देखो, अभी सॉल्व करा रहे हैं इसका। ये मार्कर रफ होने में दिक्कत हो रही, तो इसका देख लो। जब देखेंगे तो हमको पहले तो सबसे पहले ये मानना होगा कि इंटीजर क्या है। इंटीजर तो हमको क्वेश्चन में बताया गया, तो पहले ही हमने बता दिया कि इंटीजर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x जो है एनी पॉजिटिव इंटीजर है, y जो है उसको हम 3 मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 क्यों माना है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें q की जो q वैल्यू थी ये 3 के रूप में आ रही है, मल्टीपल ऑफ 3m प्लस 1। अगर 6 में होता 6 मान लेते, 4 में होता 4 मान लेते, तो y को हम 3m मान लेते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस आर। यही हमारा इनका जो एल्गोरिथम फॉर्म है ये होता है। तो x इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ r की वैल्यू है वो तुम्हारी क्या होगी, q की वैल्यू तो 0 या 0 के बराबर होगी, तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद r की वैल्यू हमको क्या लेनी है, r की वैल्यू हमको जो वैल्यू दी गई है, पहली वैल्यू क्या दी गई है, बताया गया है कि जो ये होगा 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा। तो हम r की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 से 3 तक वेरी कराते हैं, ज़्यादा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेन बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो हम पहला मान लेते हैं कि जो r की वैल्यू है 0 1 2 तक लेंगे, और उसके बाद इसकी जो रेंज हम डिफाइन कर देंगे r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो सबसे पहले जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3q। ठीक है, इसमें जब r बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा।
फिर r बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, फिर r बराबर 2 रखेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे r की वैल्यू तो हमने पहले ही आपको बता दी कि ये है 0 से 1। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अब इसको आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि इसने कहा है कि जो आपका जब स्क्वायर हम करते हैं तो क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि स्क्वायर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका क्या इस रूप में लिखा जा सकता है। तो देख लो, अब स्क्वायर करेंगे हम इसको, तो पहला पार्ट का जब स्क्वायर करेंगे किसका, 3 क्यू का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर। अब हमको 3 बाहर रखना है, 3 बाहर क्यों रखना है, क्योंकि उसमें जो पहला पार्ट है 3m वो उसके रूप में लिखना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 क्यू स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, जब m मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3m, तो पहला पार्ट लिख गया। अब दूसरा पार्ट करोगे तो क्या करोगे, 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। अब x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का होल, पहला a की जगह 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। अब इसका क्या आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब इससे हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमको जो फॉर्म आ रही है 3m प्लस 1 आ रहा, ये आ रहा ना सब, इस वजह से हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने के बाद ये आ गया मेरा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, अब इसके बाद प्लस 1। अब इसको हम मान लेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है क्या, 3 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब इसको हम मान लेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3m प्लस 1। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट बन गया जो क्वेश्चन में था, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, अगर इसको और लिखना है तो उसको और भी लिख सकते हैं, इसके आगे वाला कि 3m प्लस 3 आ जाए जैसे। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट अगर लेना है, आपका आंसर तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि 2 पार्ट आपने निकाल दिए, फिर भी अगर आपको तीसरा निकालना है तो तीसरा भी निकाल लो। तीसरा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, जब r बराबर 2 रखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 क्यू, 2 ब्रैकेट में 3 क्यू इंटू 2 प्लस 4 क्यू 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसको ये फॉरगेट कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये 2 हो जाएगा ना, और प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस बार मान लेंगे हम, तो ये मेरा बन जाएगा 3m प्लस 1। अब ऐसे ही और पार्ट भी बना सकते हो, जो 2 ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से हमको एडजस्ट करना होगा। अब तुम्हारा जो ये हमने बता दिया कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, हाँ तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, और एंड पॉजिटिव ऑफ इंटीजर इन आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, कोई भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फार्मूला आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला ही यूज करना है, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्वायर हम कर रहे थे, अब इस बार हमको क्यूब करना है। तो इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस रूप में लिख सकते हैं। तो बस सेम तरीका है कि पहले मान लो कि इसका जो फॉर्म है तुम्हारा क्या है, एक्स बी एनी पॉजिटिव नंबर और ए एन वाई इज इक्वल टू 3। वाई इज इक्वल टू 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल है, 9m प्लस 1 9m, तो यहाँ से 3 का जब क्यूब करेंगे तो निकल आएगा, तो 3 रखेंगे तो भी हम निकाल सकते हैं ना। तो इसमें पहले क्या करोगे, इनका फॉर्म लिखोगे, तो ये इसका है क्या है, एक्स इज इक्वल टू मान लोगे 3 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, क्यू को मानते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो आर है, आर की रेंज तुमको फिर बतानी होगी 0 1 2, ठीक है। आर ग्रेटर देन हो जाएगा तुम्हारा 0 4, ठीक। ये तुम्हारी जो रेंज हमने बता दी कि आर की वैल्यू ये होगी, आर ग्रेटर देन 0 या बराबर हो सकता है, लेकिन आर की वैल्यू 3 से कम होगी। अगर 3 से ज़्यादा रखना है तो रख लो, लेकिन आपका ये फॉर्म बन जाएगा। तो हमारा तो यहाँ पे आर 0 1 रखने से ही बन जाता है, लेकिन हम 2 तक ले लिए। इसको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो तुम्हारा फॉर्म बन रहा है बस उसके रूप में निकालना है। तो सबसे पहले जब आर, इसमें तुम क्या करोगे,
यहाँ का जो कांस्टेंट डिफाइन होता है वो जो तुम्हारा दिया हुआ है, अभी वहाँ पे 3 दिया था, इस वजह से हमने इसको 3 माना था वहाँ पे। अब इसमें 9 दिया है तो ये जो 3 का मल्टीपल है तो हमने 3 मान लिया, जब स्क्वायर क्यूब करेंगे तो वो तुम्हारा 9 आ जाएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे r बराबर 0 रखेंगे, जब r बराबर 0 रखेंगे तो पहला ये टर्म तो 0 हो जाएगा, r ये हो जाएगा 3 क्यूब। अब जब r बराबर 1 रखेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। जब r बराबर 2 रखोगे 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 2, इनका फॉर्म बन गया ये। अब हमको क्या करना है, एक एक पार्ट को पहले 3x इज इक्वल टू 3 क्यूब लिखना है और उसका क्यूब कर देना है, उससे फॉर्म बनानी है। फिर x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 रखना है, उसका क्यूब करना है, उससे फॉर्म बनानी है। फिर x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 करना है, उससे फॉर्म बनानी है। तो पहला पार्ट देखो, जब पहला पार्ट हम क्या करेंगे, x बराबर वैन x बराबर 0, तो वैन r बराबर 0 तो सॉरी x बराबर नहीं, r बराबर 0 तो x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r, यहाँ पे r 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, यानी x की वैल्यू आ गई 3 क्यूब। अब हमको क्या करना है, क्यूब करना है बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब। अब ये करोगे तो 27 क्यूब। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, जो हमारा फॉर्म बन रहा था 9। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको m मान लेंगे, तो ये मेरा तो पहला पार्ट बन गया कि 9m, जो देख लो क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्या इसको 9m में लिख दिया, तो पहले पार्ट को तो हमने लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट में आओ, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x बराबर r बराबर 1 मानते हैं। जब r बराबर 1 मानते हैं तो x की जो वैल्यू आ गई मेरी, क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r। अब हमको क्या करना है, यहाँ से r की जगह 1 रख दिया तो 3 क्यूब प्लस 1। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। अब हमको फिर करना है बोथ साइड क्यूब, क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब। अब यहाँ पे जो मेरा फार्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसलिए क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तो हमें क्या करना है, x का एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करेंगे तो ये 3 क्यूब का स्क्वायर जब क्यूब करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 27 क्यूब। अब प्लस 1 का करेंगे तो 1 क्यूब ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, 3ab होता है, 3ab, तो 3ab करेंगे तो तुम्हारा 3 तो दिया ही है इसमें, और a की जगह कितना है, a की जगह है तुम्हारा 3 क्यूब, 3 क्यूब और b की जगह कितना है 1, ये लिख दिया। और ब्रैकेट में कितना है a प्लस बी, ये तो 3 क्यूब प्लस 1, इसका एक्सपेंशन कर दिया। ये सीक्वेंस हमने आगे पीछे कर दिया, ये पहले ए बी फिर ये, या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन है हो जाएगा, उसमें अब दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको इससे तुम्हें 9 कॉमन लेना है। कितना 9, क्योंकि हमें जो मेरा आंसर पूछा 9 के m के रूप में पूछा है। जब 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब। और इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा यह 3 इससे कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्यूब बचा, क्योंकि 9 हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ से तुम्हारा तो क्यूब, एक 3 ये आ गया, एक 3 ये आ गया, ये कॉमन हो गया 9। अब यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 3 क्यूब, और ये क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 क्यूब का स्क्वायर, और इधर जो अंदर बचेगा 3 क्यूब, यहाँ पे तो 1 बचा ना, तो यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब, 3 क्यूब स्क्वायर और क्यूब बचा केवल एक। अब यहाँ पे 1 बचा। अब हमको क्या करना है, इतने पार्ट को m मान लेना है। इतने पार्ट को जब m मान लोगे तो ये m 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, तुमको जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके रूप में लिखना होगा। अब इसके रूप में लिखने के लिए हमको 6 कॉमन लेना चाहिए कि 9 कॉमन लेना चाहिए। 9 भी लोगे तो 9 का जब बनाओगे, यानी जो पहला पार्ट आपने बनाया था कि a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r, उसमें जगह 9 रख देंगे, लेकिन जब क्यूब करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वजह से देखा जाता है कि मल्टीपल क्या है इसका, जब मल्टीपल हमको पता है 3 का क्यूब करेंगे तो 9 तो कॉमन आ ही जाएगा उससे, तो इस वजह से उसको हमने ऐसे लिखा। अब इसका देखो तीसरा केस क्या है, तुम्हारा आंसर तो यहाँ तक सेटिस्फाई होगा, इसका तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और करके 9m प्लस r दिया हुआ है, इस वजह से हम r बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जब r बराबर 2 लिखेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, ये फॉर्म बनेगा x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। अब हमको फिर क्यूब करना है बोथ साइड, जब करोगे तो फिर इसका एक्सपेंशन खोलना होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तब ये लिखोगे तो 27 क्यूब प्लस
3 इंटू थ्री ब्रैकेट के अंदर 2 क्यूब प्लस 6 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने अंदर, प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ पे तुम्हारा 9 फिर कॉमन लेना होगा तुमको, और ये 8 को ऐसे ही लिखना होगा क्योंकि 8 इस बार लाना है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, 3 क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब यहाँ से इसको मान लो कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m के बराबर। जब m के बराबर हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब जो हो गया 9m प्लस 8 आ गया। तो ये तुम्हारा बन गया जो हमको क्वेश्चन में चाहिए था कि इस रूप में लिख सकते हैं, हेंस हमारा प्रूव हो गया कि जो है इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 2 3 से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 9m ब्रैकेट में दूसरा 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ये तुम्हारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट हुए। आगे की एक्सरसाइज है वो हम अगले लेक्चर में कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सपोर्ट मिले हमको और हम आप लोगों को और अच्छी तरीके से पढ़ाएं। और जो भी कमी रह गई हो उसके लिए कमेंट्स करेंगे, जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या कमी रह जा रही है, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और अब ये जो मेरा लेक्चर है इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए जिससे आपके दोस्तों तक इस पहुँचे, और इसको शेयरिंग करिए। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।